हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज उरूज फातिमा और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 2 के पार्ट 3 के बारे में। इस चैप्टर के पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज होता है, क्या क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिससे एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हीलिंग की, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो रिलीज होते हैं इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो गया, और डिजीज जब कोई भी इंजरी आ जाती है हमारी बॉडी में तो उसमें क्या क्या हमें चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो कोई भी इंजरी होने के बाद अब हम इसमें ये बात करेंगे कि वो हील कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीलिंग होता क्या है। तो हीलिंग जो है वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो हीलिंग में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो जो भी बॉडी ऑर्गन में इंजरी आई होती है तो वो क्या करता है, अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, उसको रिस्टोर करता है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से हीलिंग होती है हमारी बॉडी में। तो इसमें मेन जो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो है रीजेनरेशन एंड रिपेयर। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ये साथ ही साथ अगर होते हैं तो रीजेनरेशन में क्या होता है, इसमें कंप्लीट रिस्टोरेशन हो जाता है ऑफ ओरिजिनल टिश्यू बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स। जो पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं और जो हमारा ओरिजिनल टिश्यू है उसको कंप्लीटली रिस्टोर कर देती है। नेक्स्ट आता है रिपेयर। रिपेयर में क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है और स्कारिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो फाइब्रोसिस होती है, जो भी हमारा इंजर्ड एरिया होता है, और स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वहां पे निशान आ जाता है बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। रीजेनरेशन में प्रोलिफरेशन किसका होता है, पेरेन्काइमल सेल्स का, और रिपेयर में प्रोलिफरेशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि फाइनली क्या करता है, स्कार फॉर्म कर देता है हमारे जो इंजर्ड टिश्यू है उसको हील करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग है वो कैसे अकर होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले कोई भी टिश्यू इंजरी कॉज हुई तो इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहले या तो क्या होगा कि WBCs जो है वो इंजर्ड एरिया की तरफ माइग्रेट करेंगी। दूसरा इसमें क्या होगा, जो केमिकल मीडिएटर्स हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ा था वो रिलीज होंगे, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और अदर केमिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब WBCs माइग्रेट करती है इंजर्ड एरिया की तरफ उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो WBCs है, जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं उससे जाके स्टिक हो जाती हैं। उसके बाद ये पास करती हैं, यानी कि उन कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाती हैं। उसके बाद ये WBCs क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया, डेड सेल या फिर डेड टिश्यू होता है उसको फेगोसाइटाइज कर लेती हैं। इसका मतलब ये इनको इनगल्फ कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, ये जो डेब्री होती है, ये जो पस होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, रिमूव कर देती है। देन क्या होता है, हीलिंग हो जाती है। उसके बाद ये तो बात हो गई WBCs के केस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो कैसे हीलिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले 3 चीजें होंगी। जो केमिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स को टू द इंजर्ड एरिया। उसके अलावा क्या होगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से 3 फैक्टर्स होंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स माइग्रेट करेंगे इंजर्ड एरिया की तरफ। दूसरा, जो इंजर्ड एरिया है वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा क्या होगा कि प्लाज्मा जो होता है वो टिश्यूज में लीक होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन और स्वेलिंग। उसके बाद ये जो स्वेलिंग होता है ये टेम्परेली क्या करता है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि हिंडर कर देता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद क्या होता है, अल्टीमेटली वो जो इंजर्ड टिश्यू है वो हील हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो केमिकल मीडिएटर्स है ये क्या करते हैं, वेसोडाइलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वेसोडाइलेटेशन की वजह से क्या होता है, उस इंजर्ड साइट में ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रेडनेस और हीट जनरेट होती है, जो कि क्या करेगा, फर्दर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको इंक्रीज कर देगा और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देगा सेल्स का, जो कि क्या करता है, फर्दर आपका हीलिंग कॉज कर देता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने समझ लिया कि एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है वो कैसे होता है। तो अब हम जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था रीजेनरेशन और रिपेयर के बारे में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजेनरेशन से। तो जो टिश्यू का रीजेनरेशन है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो प्रोलिफरेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स की वजह से होता है। नहीं कि जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं वो कंटिन्यूअली जो होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, जो कि क्या करती है, रीजेनरेशन। तो कुछ पेरेन्काइमल सेल्स ऐसी होती हैं जिनका लाइफ स्पैन जो होता है वो लॉन्ग होता है और कुछ का क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। और जो पेरेन्काइमल सेल्स है वो कंट्रोल करती है सेल साइकिल इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। उसके बाद इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, लेटरली डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच का जो टाइम
टाइम गैप होता है या पीरियड होता है, उसमें 4 फेजेज या कह लें कि 5 फेजेज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है माइटोसिस फेज। ये आपने आई एम श्योर बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा कि माइटोसिस से कैसे जो सेल्स हैं सेल डिवीजन होता है। उसके बाद माइटोसिस फेज के बाद जो सेल्स होती हैं वो एंटर करती हैं G1 और गैप 1 फेज में, जिसमें जो डॉटर सेल्स है जो कि माइटोसिस के बाद एंटर होती है G1 फेज में। नेक्स्ट इसमें आता है सिंथेसिस और एस फेज, जिसमें जो न्यूक्लियर डीएनए फॉर्म होता है उसकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद आता है G2 यानी कि गैप 2 फेज, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन जब होता है, न्यूक्लियर डीएनए डुप्लीकेशन के बाद जो सेल्स होती हैं वो एंटर करती हैं गैप 2 या फिर G2 फेज में। और लास्ट फेज आता है हमारा गैप 0 और गैप नॉट फेज। ये एक क्वाइसेंट फेज होता है यानी कि रेस्टिंग फेज होता है जो कि एम फेज के बाद अकर होता है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो 5 फेजेस हैं वो कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले माइटोसिस फेज होता है जिसके अंदर ये सारे फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जिसके बाद जो होती है वो सेल एंटर करती है G1 फेज में, देन G2 फेज है, उसके बाद फाइनली क्वाइसेंट यानी कि रेस्टिंग फेज में वो जो सेल है वो चली जाती है। और जो सेल्स होती हैं उनके डिवीजन कैपेसिटी पे बेस्ड जो सेल्स होती है वो 3 तरीके से डिवाइड होती हैं। पहला आता है लेबाइल सेल्स, दूसरा स्टेबल सेल्स एंड तीसरा इसमें आता है परमानेंट सेल्स। अब जो लेबाइल सेल्स होती हैं वो थ्रू आउट आवर लाइफ कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, जिनका एग्जाम्पल है एपिडर्मिस हो गया, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ये जो सेल्स, इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो लेबाइल होती है यानी कि वो थ्रू आउट आवर लाइफ कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेबल सेल्स। ये जो स्टेबल सेल्स होती हैं ये एडोलेसेंस तक रैपिडली प्रोलिफरेट होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन उसके एडोलेसेंस के बाद क्या होता है कि इनका जो डिवाइडेशन है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है, जैसे कि पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। और तीसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं परमानेंट सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये कभी भी लाइफ टाइम में डिवाइड नहीं होती हैं। इनका एग्जाम्पल है नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। यहाँ बात करी हमने रीजेनरेशन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं रिपेयर कैसे होता है हमारी बॉडी में उसके बारे में। तो जो प्रोसेस ऑफ रिपेयर है उसमें क्या होता है कि जो इंजर्ड टिश्यू है उसको क्या कर फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो रिप्लेस कर देता है। और ये जो प्रोसेस है ये 2 प्रोसेसेस में होता है। इसमें पहला आता है ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन और दूसरा इसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड्स। तो इन 2 तरीके से जो हमारा इंजर्ड टिश्यू होता है, इंजर्ड एरिया होता है हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, रिपेयर होता है। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन जो है अगेन ये 3 फेजेस में आकर होता है, फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, फेज ऑफ क्लियरेंस एंड फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो किसी भी ट्रॉमा के बाद ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं इंजर्ड साइट पे। 24 आवर्स के अंदर क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वो किस वजह से होता है, जब प्लाज्मा न्यूट्रोफिल्स या कुछ मोनोसाइट्स जाके उनका एक्सीडेशन हो जाता है यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे इंजर्ड एरिया में, तब क्या कर होता है फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन कम्स फेज ऑफ क्लियरेंस। इसमें क्या होता है कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिन्हें न्यूट्रोफिल्स रिलीज करते हैं, ऑटोलाइटिक एंजाइम जिन्हें डेड टिश्यू सेल्स रिलीज करते हैं, और कुछ फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो होती है मैक्रोफेजेस की, ये क्या करती है उस इंजर्ड एरिया में या उस इंजर्ड साइट में जो भी डेड सेल्स या फिर डेड टिश्यू जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि पस फॉर्म कर देते हैं, उनको ये सब क्या करते हैं वो क्लियर करते हैं यानी कि रिमूव कर देते हैं। थर्ड एंड लास्ट स्टेज इसमें जो आती है वो है फेज ऑफ इनग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। इसमें भी क्या होता है, 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहला है एंजियोजेनेसिस जिसको हम न्यूवास्कुलराइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है फाइब्रोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, जो नई ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंजरी साइट पे फॉर्म होती है। कैसे, बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं और क्या करती हैं, नई ब्लड वेसल्स हमारे इंजर्ड साइड पे वो फॉर्म कर देती हैं। तो जो इनिशियल स्टेज होता है, नहीं कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो प्रोलिफरेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं ये सॉलिड बड्स की तरह अपीयर होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या करती हैं, एक ल्यूमेन बना लेती हैं, जिसमें अल्टीमेटली क्या होता है वो ब्लड फ्लो होने लगता है। एक ल्यूमेन फॉर्म कर लेती है जिसमें से ब्लड फ्लो होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स हैं ये लीकियर होती हैं, जिसकी वजह से जो
इंजर्ड टिश्यू है वो हमारा एडिमेटस यानी कि स्वेल्ड शो होता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये मस्कुलर आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, थिन वॉल्ड वेन्यूल्स और ट्रू कैपिलरीज इन सब में वो जाके फाइनली डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेस आता है वो है फाइब्रोजेनेसिस का। इसमें जो न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स में रहती हैं। और फाइब्रोजेनेसिस में क्या होता है कि जो न्यू फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोजेनेसिस में क्या होता है, फाइब्रोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट जो कि माइटोसिस फेज में अंडरगो करते हैं, जिसकी वजह से नए फाइब्रोब्लास्ट बन जाते हैं। और जो फाइब्रोब्लास्ट है उनका मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्मूथ मसल सेल्स के, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम मायोफाइब्रोब्लास्ट भी कहते हैं। इस स्टेज के बाद क्या होता है, कोलाजन फाइब्रिल्स जो होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। कब? ऑन द 6th डे ऑफ द वूंड। उसके बाद क्या होता है, इसमें धीरे धीरे करके क्या होता है कि और ज्यादा कोलाजन फाइब्रिल्स फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे और नई ब्लड वेसल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। और इन सब प्रोसेस के बाद क्या होता है कि एक इनएक्टिव लुकिंग स्कार फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन है उसके बाद क्या होगा, इसमें एक इनएक्टिव लुकिंग स्कार फॉर्म हो जाता है, जिसको हम साइकाइट्राइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि जो भी वुंड है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, यानी कि साइज में वो रिड्यूस कैसे होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड है वो कब शुरू हो जाता है, आफ्टर 2 to 4 days एंड फिनिशेस बाय द 14th डे। फिर उसके बाद जब भी वुंड कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब उसका जो साइज है वो एक्चुअल वुंड साइज से एटलीस्ट 80% तक वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टेड वुंड है इसलिए वो जल्दी हील करता है, क्योंकि अब जो भी फाइब्रस टिश्यू को जो सरफेस एरिया रिप्लेस करना होता है वो बहुत ही छोटा हो चुका होता है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड नहीं होगा हमारी बॉडी में तो उसको हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया जो है उसको रिप्लेस करना होगा। कि वुंड कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे पहला इसमें आता है डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो भी एक्सुडेट प्रेजेंट होता है हमारे इंजर्ड एरिया में, उसमें जो उससे उसका जो फ्लूइड है वो रिमूव होने लगता है और जो हमारा वुंड है वो सूखने लग जाता है, यानी कि ड्राई आउट होने लगता है। नेक्स्ट इसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलेजन। और वुंड कॉन्ट्रैक्शन शुरू कब होता है, जब हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यू का जो कोलेजन कंटेंट है वो कम हो जाता है, तब वुंड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने लगता है। नेक्स्ट इसमें आता है मायोफाइब्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो सेल होती है ये एक्टिव ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू में इन्वॉल्व होती हैं और यही जो मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं ये एक्सप्लेन करते हैं वुंड कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है बिटवीन द फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल सेल्स। और जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो माइग्रेट करती हैं इनटू द वुंड एरिया, उसके बाद क्या होता है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है टिश्यू का और जो वुंड साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा रीजेनरेशन और रिपेयर के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड हीलिंग इन स्किन। अगर हमारे स्किन में कोई भी इंजरी हो गई है तो क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिनके हेल्प से वो जो वुंडेड एरिया है वो हील होता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हीलिंग किस पे रिलाई करती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म हो जाते हैं विच आर बाउंडेड बाय एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स, ब्लड वेसल्स, मैक्रोफेजेस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस यानी कि जो WBCs होते हैं वो किसी भी डेब्री डेड सेल या फिर डेड टिश्यू को हमारे इंजर्ड साइड से वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस हैं कुछ कोलेजनेजेस एंजाइम जो होते हैं उनको रिलीज। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये कुछ एंजाइम्स जैसे कि कोलेजनेजेस को रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्कार मॉडलिंग यानी स्कार रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ ही साथ ये कुछ मेटालोप्रोटीज इनहिबिटर को भी रिलीज करते हैं जो कि लाइटिक एंजाइम्स के अगेंस्ट एक्ट करता है, दिस फैसिलिटेटिंग यूनिफॉर्म रिमॉडलिंग। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो जब भी स्कार फॉर्मेशन होता है तो वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है। तो उसके बाद जब ये जो मैक्रोफेज है जब ये मेटालोप्रोटीनेज इनहिबिटर्स को रिलीज करते हैं तो ये क्या हेल्प करते हैं हमारे स्कार की यूनिफॉर्म रिमॉडलिंग में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग है स्किन में वो कैसे होता है। तो बेसिकली इसमें 4 फेजेस इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहला है हीमोस्टैसिस फेज, दूसरा इसमें आता है इन्फ्लेमेटरी फेज, तीसरा इसमें आता है प्रोलिफरेटिव फेज एंड चौथा इसमें आता है मैचुरेशन और रीमॉडलिंग फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोस्टैसिस फेज के बारे में। तो ये जो
जो फेज है ये बहुत ही क्विकली और रैपिडली डेवलप होता है, जो कि इनिशियली सबसे पहले इसका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को आफ्टर एन इंजरी। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये फेज अच्छा शुरू कब होती है, जब ब्लड जो है हमारी बॉडी से लीक आउट होने लगता है, ब्लड हमारी बॉडी से लीक करने लगता है और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती हैं ताकि वो ब्लड फ्लो को रोक सके। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं और जाके अटैच हो जाती है सब एंडोथेलियम सरफेस से, यानी कि ये हमारी ब्लड वेसल है फॉर एग्जांपल। तो ये जो एंडोथेलियल सरफेस है इससे जाके प्लेटलेट्स अटैच हो जाती हैं ताकि ये जो फर्दर, क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो तो हमारी यहाँ से रप्चर हो गई है, तो अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स जाके एक्यूमुलेट कर जाएंगी तो जो ब्लड फ्लो है वो बाहर की तरफ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, फाइब्रिन स्ट्रैंड बनने लगते हैं 60 सेकेंड्स के अंदर। फाइब्रिन मेश फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे जैसे ही फाइब्रिन मेश बनने लगता है 60 सेकेंड्स के अंदर, उसके बाद जब इसका मेश फॉर्म हो जाता है तो ब्लड जो है वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये काम कौन करता है, प्रोकोगुलेंट्स यानी कि कोगुलेंट्स या फिर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो ये काम करते हैं और क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज कर देते हैं। थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि ब्लड वेसल्स को लीक होने से होल्ड कर देगा और वुंड को ट्रैप भी रखेगा, मतलब उस एरिया को वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द ब्लड टू लीक आउट फ्रॉम इट। और जो हीलिंग है, प्रोसेस ऑफ हीलिंग, इसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। लेकिन इसमें दो फिनोमेना हो सकते हैं, पहला तो ये हील कर देगा, लेकिन दूसरी चीज इसमें क्या हो सकती है कि अगर वो क्लॉट उस इंजर्ड साइट से डिटैच होके हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और ब्लड वेसल से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो उस केस में देयर आर चांसेस ऑफ स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड हार्ट अटैक। नेक्स्ट फेज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज द इन्फ्लेमेटरी फेज। तो ये फेज बिगिन होती है जब ब्लड वेसल जो है वो लीक होने लगती है। तो जिसकी जब ब्लड वेसल्स, जो भी इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं वो लीक होंगी तो उसकी वजह से जो एरिया है वो लोकल एरिया है वो स्वेल्ड हमको अपीयर होता है। और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये दो काम करता है, पहला तो ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा और दूसरा जो इंजर्ड एरिया या फिर वुंडेड एरिया उसमें ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देगा। उसके बाद जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो अलाउ करता है हीलिंग एंड रिपेयर सेल्स टू माइग्रेट टू द वुंड साइट, यानी कि उस सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है टू माइग्रेट टू द वुंड साइट। इस फेज में क्या होता है, कुछ डेब्री मटेरियल जैसे कि डैमेज्ड सेल, पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया जो होते हैं, मैक्रोफेजेस जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, वो क्या करेंगे, इस वुंडेड एरिया को क्लीन कर देंगे। और ये जो भी सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के और किसी भी इंजरी के बाद जो भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि स्वेलिंग, हीट, पेन और रेडनेस, वो कौन कॉज करता है, WBCs, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। तो इस फेज में इनिशियली सबसे पहले क्या होता है कि जो वुंड मैट्रिक्स है वो जाके फॉर्म हो जाती है, जिसको ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। इस टिश्यू में लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ग्रैन्युलोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद द कोलाजन बंडल्स। तो सबसे पहले जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है ये क्या करेगा, जो वुंड के एजेस है वहां पे ग्रिपिंग बना लेगा और उनको पुल करेगा ताकि जो वुंड है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद एक ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू को हेल्दी रखने में, ताकि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके उस इंजर्ड एरिया में, वो बनाया जाता है। उसके बाद ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है पिंक या रेड कलर का होगा, इसका जो टेक्सचर है वो इरेगुलर होगा, यानी इरेगुलरली प्लेस्ड होगा। ये जब अर्ली फेजेस होते हैं वुंड हीलिंग के। उसके बाद अगर ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो है वो इरेगुलर नहीं है, यानी कि वो हेल्दी स्टेट में है, तो उस केस में वो कभी भी ब्लीडिंग नहीं करेगा। और अगर कुछ केसेस में क्या होता है, जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है वो हमें डार्क कलर का अपीयर होने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है कोई भी इन्फेक्शन, इस्चीमिया या फिर लैक ऑफ परफ्यूजन। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो भी डैमेज होता है उसको एपिथेलियल सेल्स जो है हमारी बॉडी के वो रिसर्फेस कर लेती है, यानी कि वहां पे कवरिंग बना लेती है। एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का या कुछ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने का काम करती हैं। और ये जो एपिथेलियलाइजेशन है ये सबसे जल्दी तब होता है जो कि वुंड हमारा वेट रहता है या फिर मॉइस्चराइज्ड रहता है। और ये तब होगा जब भी कोई भी इंजरी होने के बाद अगर वहां पे हम बैंडेज कर देंगे, ये कोई भी ऑक्लूसिव या फिर सेमी ऑक्लूसिव ड्रेसिंग कर देंगे, बैंडेज कर देंगे 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर, तो ये जो बैंडेज है ये क्या प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा उस डैमेज एरिया को। इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है एपिथेलियलाइजेशन का वो होगा बहुत रैपिडली। लास्ट फेज जो आती है हीलिंग ऑफ स्किन में वो होती है मैचुरेशन फेज, जिसको हम रीमॉडलिंग स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा,
कोलेजन रिमॉडलिंग होती है, जिसमें टाइप 3 कोलेजन जो है वो टाइप 1 कोलेजन में कन्वर्ट होता है और जो वुंड है वो कम्प्लीटली हील हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस है, जिसको हम सेल डेथ कहते हैं, वो जो सेल जो हमें नहीं जिनकी जरूरत है उनको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इनिशियली सबसे पहले क्या होता है, जो भी कोलेजन बिल्ड होता है इंजर्ड साइट में बहुत ही थिक होगा, इरेगुलर अपीयरेंस होगा उसका, लेकिन फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो कोलेजन को रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगा ताकि जो वुंड है उसका एक मोर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हम देख सके। और ये काम कौन करता है, जो मैक्रोफेजेस मेटालोप्रोटीनेज इनहिबिटर जो होते हैं उनको रिलीज करती हैं, उनको सिक्रीट करती हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म रिमॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कौन परफॉर्म करता है, मेटालोप्रोटीनेज। और रिमॉडलिंग जो होती है वो एटलीस्ट 21 डेज के बाद स्टार्ट होती है, और ये जो होती है रिमॉडलिंग, ये बहुत टाइम तक हो सकती है, जिसमें एटलीस्ट 1 साल या 1 साल से ज्यादा का भी टाइम लग जाता है। लेकिन इस रिमॉडलिंग या फिर क्रॉस लिंकिंग के बाद भी जो हील्ड वुंडेड एरियाज हैं वो वीकर होते हैं दैन द अनइंजर्ड स्किन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंजर्ड एरिया वो हील हो भी जाता है, लेकिन वो अनइंजर्ड स्किन से वीक ही रहेगा हमेशा, जिसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वुंडेड स्किन की वो हमेशा 80% ही रहेगी, कभी भी वो 100% नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि जो 4 स्टेजेस है वुंड हीलिंग की वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा हीमोस्टैसिस फेज में। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी फेज आता है, उसके अंदर बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और ब्लड वेसल की हेल्प से क्या होगा, एक स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक स्वेल्ड एरिया हमें अपीयर होगा। नेक्स्ट इसमें आती है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें क्या होगा, जो फाइब्रोब्लास्ट है वो प्रोलिफरेट करेंगे। जो फाइनल एंड लास्ट स्टेज है रीमॉडलिंग की, उसमें हमें क्या होगा, एक फ्रेशली हील्ड एपिडर्मिस मिल जाएगा और फ्रेशली हील्ड डर्मिस मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं या फिर वो प्रोसेसेस जो हीलिंग प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं या फिर डिले कर देते हैं। इसमें 2 तरीके के फैक्टर्स आते हैं, लोकल एंड सिस्टेमिक। तो लोकल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है इन्फेक्शन। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो गया हमारी बॉडी में तो ये हीलिंग प्रोसेस को क्या करेगा, डिले कर देगा, यानी कि स्लो डाउन कर देगा। इसके अलावा अगर इंजर्ड एरिया में पुअर ब्लड सप्लाई है, उस केस में भी क्या होगा, जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग है वो डिले हो जाएगा। ये जो फॉरेन बॉडीज है अगर हमारे इंजर्ड साइट पे प्रेजेंट है तो ये डिले तो करेगी हीलिंग प्रोसेस को, एज वेल एज ये चांसेस होते हैं कि ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज कर दे, जो कि फर्दर जो हीलिंग प्रोसेस है उसको वो डिले कर देगा। नेक्स्ट इसमें आता है मूवमेंट। अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली तो ये डिले करेगा। कैसे, अगर कोई भी इंजर्ड साइट है उसमें बार बार मूवमेंट हो रहा है तो जो भी वहां पे मायोफाइब्रोब्लास्ट या फिर कोलेजन फाइब्रिल्स फॉर्म होते हैं तो वो एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा, और जो हीलिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन को डिले कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप, साइज एंड लोकेशन। तो सबसे ज्यादा जो है वुंड हीलिंग वो डिपेंड करता है उसके टाइप पे, साइज पे और उसकी लोकेशन पे, यानी वो किस लोकेशन या किस एरिया में हमारी बॉडी में हुआ है, और ये डिसाइड करेगा कि जो हीलिंग है वो रेजोल्यूशन से होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टेमिक फैक्टर्स की। तो इसमें सबसे पहला आता है एज। तो यंग एज में क्या होता है कि जो वुंड हीलिंग है वो जल्दी होगी एज कम्पेयर टू ओल्डर एज, क्योंकि यंग एज पीपल में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, हेंस वो क्या करेगा, यंग एज में जो वुंड हीलिंग है वो जल्दी होगी। नेक्स्ट इसमें आता है न्यूट्रिशन। तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन सी एंड जिंक, तो वुंड हीलिंग क्या होगा, डिले हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी कि हमारे सिस्टमिक इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो वो भी क्या करेगा, वुंड हीलिंग को डिले कर देगा। नेक्स्ट इसमें आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, जनरली इनमें ये देखा जाता है कि वुंड हीलिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वुंड कोई भी कॉज हुआ वो हील होने के बजाय और ज्यादा वो एग्रेवेट होता है, यानी कि और ज्यादा वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हेमेटोलॉजिक अबनॉर्मेलिटीज। अगर हमारे ब्लड में कोई भी अबनॉर्मेलिटी है, डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रोफिल फंक्शन, न्यूट्रोपीनिया और कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी क्या होता है, वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीलिंग की, कि हीलिंग के टाइम पे क्या क्या हमारी बॉडी को कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इन्फेक्शन। तो हीलिंग के टाइम पे क्या होता है, बैक्टीरिया कभी कभार हमारी बॉडी में वो एंटर कर जाता है और जो कि फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर देता है और वुंड हीलिंग वो
नहीं होने देता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वुंड हीलिंग के टाइम पे एपिथेलियलाइजेशन होता है, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिसर्फेस हो जाती हैं वुंडेड एरिया में। वो कुछ केसेस में क्या होता है, वो इम्प्लांटेशन सिस्ट या फिर एपिडर्मल सिस्ट फॉर्म कर देती हैं एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट इसमें आता है पिगमेंटेशन। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो कलर्ड पर्टिकुलेट मटेरियल है वो रह जाता है हमारे वुंड्स में, जैसे कि हीमोसाइड्रिन, जो कि हमारा वुंड जो होता है उसको स्टेन कर देता है विद अ रस्ट लाइक कलर, यानी कि जो वुंड है वो रेड अपीयर होता है। नेक्स्ट इसमें आता है डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन। तो अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू सफिशिएंट अमाउंट में फॉर्म नहीं होता है, जो स्कार होता है वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड, यानी कि यूनिफॉर्म जो रिमॉडलिंग होती है वो हमारे टिश्यू की नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इसमें आता है इंसिजनल हर्निया। तो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि लेपेरोटमी, यानी कि इस लेपेरोटमी में क्या होता है कि इंसिजन हमारे एब्डोमेन में किया जाता है, उसमें कोई भी डिजीज है या उसके किसी भी, तो ये क्या कॉज कर देता है, डेहिसेंस, यानी कि जो वुंड है वो बर्स्ट होके ओपन हो जाएगा, जिसकी या फिर इंसिजनल हर्निया उसमें कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है हाइपरट्रोफिड स्कार्स और कीलोइड फॉर्मेशन। तो कभी कभार क्या होता है, कीलोइड फॉर्म हो जाता है, जो कि एक ट्यूमर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि बहुत ही अगली, पेनफुल और क्लॉ लाइक होता है। और ये जनरली जब कोलेजन एक्सेसिवली फॉर्म हो जाता है उसकी वजह से ये होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो इनिशियल वुंड है उसके अराउंड हाइपरट्रोफिड स्कार्स, यानी कि जो स्कार फॉर्म होता है वो हाइपरट्रोफिड होता है, यानी कि वो इंक्रीज साइज में हमें अपीयर होने लगता है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई भी जो वुंड है वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वहां पे कॉन्ट्रैक्चर्स और साइकाइट्राइजेशन फॉर्म होने लगता है, यानी कि स्कार फॉर्मेशन होने लगता है। और ये हम किन केसेस में देखते हैं, पार्मर कॉन्ट्रैक्चर, प्लांटर कॉन्ट्रैक्चर एंड पायरोनिस डिजीज। नेक्स्ट इसमें आता है नियोप्लेजिया। भी स्कार जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है वो कुछ टाइम बाद, यानी कि लेटर ऑन स्टेजेस, यानी कि लेटर ऑन इन आवर लाइफ टाइम, वो क्या कर सकता है, कोई भी ट्यूमर यानी कि कैंसर फॉर्म कर सकता है या फिर कार्सिनोमा फॉर्म कर सकता है, जैसे कि स्कार ऑफ बर्न्स ऑन द स्किन, यानी कि मैरिलिन्स अल्सर। मैरिलिन्स अल्सर्स के केस में देन इट माइट लीड टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा विच इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। तो इस लेक्चर में हमने बात किया कि वुंड हीलिंग कैसे होती है, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग। यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे चैप्टर 1 को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।